everyone, welcome back to Mind's Fine Tutorials. So today we are going to start with a new topic known as ecological aspects of behavior. ये जो टॉपिक है वो एनिमल बिहेवियर या फिर हम कह सकते हैं ईथोलॉजी का एक टॉपिक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर हम लोग हायर स्टडीज़ की बात करें तो। इस टॉपिक का दूसरा नाम जो होता है उसको कहा जाता है बिहेवियरल इकोलॉजी। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिहेवियरल इकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी बेसिस फॉर एनिमल बिहेवियर ड्यू टू इकोलॉजिकल प्रेशर्स। अगर हम इकोलॉजिकल प्रेशर्स की वजह से एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो भी इवोल्यूशनरी बेसिस पर कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ होगा तो उसको बिहेवियरल इकोलॉजी कहा जाता है। जो गोल होता है बिहेवियरल इकोलॉजी का वो ये होता है कि इज टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्लांट और एनिमल्स बिहेवियर इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट में एनिमल या फिर प्लांट जो होते हैं उनके जो बिहेवियर होते हैं वो किस तरह से अडेप्ट होते हैं। तो दैट इज बिहेवियर इज अंडरस्टूड टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियरल इकोलॉजी में मेनली हम लोग देख। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर ये जो टॉपिक होता है सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर मेनली जिस चीज़ से डील करता है वो होती है रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ ये हमें तीन चीज़ों की रिलेशनशिप देखनी होती है इस टॉपिक के अंदर। पहली होती है स्पीशीज़ की बिहेवियर की, दूसरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो सकते हैं उनका बिहेवियर, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर यानी कि एक स्पीशीज़ का बिहेवियर, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बाकी अलग जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिनमें जान नहीं होती, जो कि जीवित नहीं होते, जिन जो भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो इन तीनों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर में पढ़ा जाता है। और कैसे पढ़ा जाता है? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है कि उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा। तो बहुत ईजी सा इसका कहना चाहिए इंट्रोडक्शन। हमें एक पॉइंट याद रखना है कि तीन चीज़ों का मिलकर जो रिलेशनशिप होती है, किसकी रिलेशनशिप? स्पीशीज, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इनके बिहेवियर की रिलेशनशिप को हम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर में पढ़ते हैं, वो भी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर कैन फोकस ईदर ऑन अ स्पीशीज और ग्रुप ऑफ स्पीशीज ऑन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर आपका टॉपिक है इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि या तो ये टॉपिक किसी स्पीशीज़ के ऊपर फोकस करता है, कोई सी भी एक स्पीशीज़ पर हम ध्यान दे सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकता है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए। हैबिटेट का मतलब होता है कि रहने की जगह, जो उसका कहना चाहिए जिस जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी उसके इंट्रोडक्शन में। अगर स्पीशीज़, टैक्सॉन, किंगडम, फाइलम, ये सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से अगर वो क्लियर नहीं है तो लिविंग वर्ल्ड करके एक चैप्टर मैंने अपलोड करा है, आप उसको चेक करेंगे तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज उसमें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हैबिटेट सिलेक्शन। हैबिटेट सिलेक्शन। तो अगर हम लोग देखें वी ऑल आर अवेयर दैट सर्टन स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन सर्टन हैबिटेट्स। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होती है जो कि जो उनका एक हैबिटेट हो गया ना, उनकी जो रहने की जगह होगी वहीं पर पाई जाएगी, उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल हम मछलियों की बात कर लें तो मछलियाँ कहाँ रहना पसंद करती है? पानी में। तो अगर उसको वहाँ से बाहर निकाल के आप लैंड में रखने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बाय चांस भी वो मुश्किल है कि वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर सकती है, लेकिन मुश्किल ही है कि वो सर्वाइव कर पाए। तो ये चीज़ होती है कि जो उनके सर्टेन हैबिटेट्स होते हैं वो उसी पर सर्वाइव करती है। तो जो रूल होता है, द रूल दैट सर्टेन स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर हैबिटेट्स अप्लाइज टू ऑल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल्स मे ट्राई टू सेटल इन सम प्लेसेस व्हाइल अवॉइडिंग अदर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सर्टेन स्पीशीज की हम बात कर लें तो वो कैसी होती है, उनका एक पर्टिकुलर हैबिटेट वो मानती है, वो वहीं पर रह सकती है और वहीं उनको पसंद रहेगा कि वो वहीं पर जिए अपनी ज़िंदगी को। तो उससे ये क्या सजेस्ट हो रहा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ट्राई करते हैं ऐसी जगहों पर सेटल होना, ऐसी प्लेसेस पर सेटल होना जहाँ पर वो दूसरों को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर वो रहना पसंद करते हैं जहाँ वो खुश रह सके, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ एनिमल्स डू इंडीड हैव एडेप्टिव प्रेफरेंस। हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सो इफ animals do indeed have adaptive preferences for certain kinds of living space, then individuals that satisfy their preferences should experience high fitness than those unable to settle in the favored habitat. बहुत easy point है, इसको समझने के लिए देखते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनको अगर देखा जाए तो उनकी खुद की एक एडेप्टिव प्रेफरेंसेस होती है कि हम यहाँ पर अच्छे से रह पाएंगे और हम यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएंगे। फिशेस में भी ऐसा होता है, कुछ ऐसी फिश होती है जो कि सॉल्टी वाटर में जिसमें थोड़ा सा नमक का कंसंट्रेशन होता है
ऐसे सकती है, और कुछ ऐसी फिशेस होती है जो बिल्कुल फ्रेश वाटर में रह सकती है, जिसमें नमक या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन नहीं होता हो। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके कुछ एडेप्टिव प्रेफरेंसेस होते हैं कि इसी तरह से हम जिंदगी को हमारी जिएंगे। तो उसके लिए उनको एक सर्टेन काइंड ऑफ लिविंग स्पेस लगती है, उसी तरह की जगह लगती है उन्हें जो उनको पसंद है। देन इंडिविजुअल्स दैट सेटिस्फाई, अब वो जो इंडिविजुअल रहते हैं जो कि अपनी प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई कर लेते हैं, यानी उनकी जो नीड्स है उन्हें जैसा चाहिए अगर उन्हें मिल जाता है तो उनको हायर फिटनेस मिलती है, क्योंकि उनको ऐसी कंडीशंस में वो ज़्यादा फिट रह सकेंगे, ज़्यादा खुश रह पाएंगे, तो ज़्यादा फिट हो जाएंगे। तो ऐसी अगर कंडीशंस उन्हें मिल जाती है जो वो खुद पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा फिट हो जाते हैं। और जिन्हें नहीं मिल पाती ऐसी कंडीशंस, वो अनेबल रहते हैं सेटल होने के लिए फेवर्ड हैबिटेट के अंदर, तो वो ज़्यादा खुश भी नहीं रह सकते, उनमें फिटनेस भी कम हो जाती है। फिटनेस का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्लस सर्वाइवल के चांसेस इज इक्वल्स टू फिटनेस। तो रिप्रोडक्शन जो होता है और जो सर्वाइवल होता है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ये फिटनेस को बनाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अच्छे हैबिटेट में, जो उसको पसंद है ऐसे हैबिटेट में रहेगा, तो वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस भी कर पाएगा, उसका सर्वाइवल भी पॉसिबल है, वो जिंदगी अपनी अच्छे से जी पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मिला के उसके फिटनेस को बढ़ा देंगे। तो ये छोटा सा यहाँ पर टॉपिक था। ये जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, तो ये जो प्रिडिक्शन थी एक तरह की, साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंडा पैट्रिज। तो लिंडा पैट्रिज जो थी, उन्होंने क्या करा था, दो वेरी सिमिलर क्लोजली रिलेटेड सॉन्ग बर्ड्स जो थी यूरोप की, दो छोटी छोटी चिड़ियाएं थी, सॉन्ग बर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, यूरोप की थी वो दोनों, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और वो दोनों बहुत सिमिलर थी, यानी एक जैसी दिखाई देती थी और क्लोजली रिलेटेड भी थी। अब क्या हुआ, द कोल्ड टिट विच लिव्स इन, अब ये जो बर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। द कोल्ड टिट, उसका नाम था कोल्ड टिट, विच लिव्स इन पाइन वुड्स, जो पाइन वुड्स होते हैं वहां रहती थी। और दूसरी थी ब्लू टिट विच प्रेफर्स ओक वुडलैंड्स। तो एक वाली जो कहना चाहिए सॉन्ग बर्ड थी, एक जो चिड़िया थी उसका नाम था कोल्ड टिट, कोल्ड टिट तरह की चिड़िया थी वो, जो कि कहाँ रहना पसंद करती है? पाइन वुड्स में। और दूसरी वाली थी ब्लू टिट, जो कि कहाँ रहना पसंद करती है? ओक वुडलैंड्स में। तो अब आगे क्या होता है, एट द प्रोक्सीमेट लेवल, अगर हम प्रोक्सीमेट लेवल पे देखते हैं, प्रोक्सीमेट का मैंने मतलब आपको बता देती हूँ पहले, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं मेनली, एक होता है प्रोक्सीमेट और दूसरा होता है अल्टीमेट। प्रोक्सीमेट का मतलब होता है, हम यहाँ पे पहले प्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, तो प्रोक्सीमेट का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पर फोकस करें, या हम पूछें कि ये जो कोई भी हाउ तरह के क्वेश्चन हम पूछें, यानी कैसे कैसे हो रहा है। अगर हम बात करें कि कोई भी सॉन्ग, मतलब सुबह सुबह चिड़ियाँ जो होती है वो सिंगिंग करती है, हमें सबको पता है मेल बर्ड्स ज़्यादातर सिंगिंग करते हैं सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग होते ही। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आंखों पर सनलाइट पड़ती है, फिर ब्रेन में सिग्नल जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनकी बॉडी में सिक्रीट होता है, तो बर्ड सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो ये था, अगर हम बोलें कि बर्ड सिंग क्यों करती है, तो आप हाउ का अगर क्वेश्चन करते हो तो उसको प्रोक्सीमेट कहते हैं। वहीं अगर अल्टीमेट क्वेश्चन की बात करें तो अल्टीमेट क्वेश्चन में आते हैं वाई क्वेश्चन, यानी क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर करने की ज़रूरत क्या है। तो अगर हम एक और रीज़न देखेंगे, चिड़िया जो होती है, बर्ड्स जो होती हैं, वो सिंगिंग क्यों करती है। अगर शाम के टाइम पर भी देखें तो कभी कभी चिड़िया को सिंगिंग करते हुए देखा गया, तो आप कहेंगे शाम को तो कोई सूरज रहता नहीं है, तो उस टाइम पे फिर वो सिग्नल कैसे जाएगा, वो जो हमने यहाँ प्रोसेस पढ़ी वो यहाँ तो हो ही नहीं सकती है। तो अब उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर अब जो सिंगिंग हो रही है बर्ड्स की, वो टेरिटरी को मार्क करने के लिए हो रही है। वो जो बर्ड है वो अपनी टेरिटरी को मार्क करी कि ये टेरिटरी मेरी है, तो यहाँ पर दूसरे बर्ड्स आके अपना घर ना बनाए, ये सारा जो एरिया है वो मेरा है, तो उसको बताने के लिए वो सिंगिंग करती है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर, कि अगर हम पूरी प्रोसेस जानने की कोशिश करें, बॉडी के अंदर से फिजियोलॉजी जानने की कोशिश करें, तो उसको प्रोक्सीमेट क्वेश्चन कहा जाता है। और अल्टीमेट क्वेश्चन है ना, अल्टीमेटली ऐसा हो क्यों रहा है, जरूरत क्या है, अगर हम वाई तरह के क्वेश्चन करते हैं तो उसको अल्टीमेट कहा जाता है। तो एक छोटा सा मैंने बीच में कंसेप्ट दिया ताकि आप आगे की जो बात है उसको समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि एट द प्रोक्सीमेट लेवल, अगर हम प्रोक्सीमेट लेवल पे देखें, हाउ वाले लेवल पर देखें, this difference between the species is achieved in part because young cold tits like to eat foliage of pine trees whereas blue tits eat oak foliage। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों चिड़ियाओं के अंदर, बर्ड्स के अंदर, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाली जो कहना चाहिए यंग वाली जो कोल्ड टिट्स होती हैं, है ना, तो ये वाली जो बर्ड होती है कोल्ड टिट जिसका नाम है, उसको क्या पसंद होता है? उसको फोलिएज जो होते हैं पाइन ट्रीज के, उसको खाना पसंद होता है। तो फोलिएज ऑफ पाइन ट्रीज को
कोल्ड टिट्स खाती है, वहीं जो ब्लू टिट्स नाम की चिड़िया होती है वो ओक का फोलिएज खाना पसंद करती है। इसी वजह से ये दोनों जो सॉन्ग बर्ड्स होती है, सिंगिंग बर्ड्स होती हैं, वो दोनों चेंज हो जाती है। उनमें जो बिहेवियर है उनमें जो डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज नहीं ज़्यादा रहती, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज रहती है लेकिन डिफरेंसेस फिर भी उनमें आ जाते हैं। और उनके हैबिटेट एक का पाइन वुड बन जाता है तो दूसरे का ओक वुडलैंड बन जाता है। बहुत ईजी सी बात है, हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं। बट डू दी बर्ड्स proximate preferences for simple habitat clues lead individuals to behave adaptively? तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि क्या ये जो बर्ड का हमने प्रॉक्सिमेट प्रेफरेंस देखा कि वो ऐसा प्रेफरेंस क्यों है उसका, वो ये शुरू से इसलिए वहीं का खाना पसंद करती थी तो इसलिए वो वहीं रहती थी, हमने ये रीजन देखा। तो ये जो सिंपल हैबिटेट के जो क्लूज है उससे क्या इंडिविजुअल के अंदर एडेप्टिविटी आ जाती है कि वो वहां पर रहना सीख जाता है क्या? तो ये क्वेश्चन इन्होंने हमसे करा। तो अब इसका आंसर सुनते हैं। द हैबिटेट प्रेफरेंसेस ऑफ कोल्ड टिट्स एंड ब्लू टिट्स वुड बी एडेप्टिव इफ द बर्ड्स कुड गैदर फूड मोर इफिशिएंटली इन देयर प्रिफर्ड हैबिटेट्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हैबिटेट की प्रेफरेंसेस होती है कि कौन सा घर हमें रखना है अपने पास, तो चाहे वो कोल्ड टिट हो कि ब्लू टिट हो, दोनों ही अगर चिड़ियाओं को हम देखें तो वो दोनों अडेप्टिव हो जाती है, यानी उनको आदत पड़ जाती है रहने की। इफ द बर्ड्स कुड गैदर फूड मोर इफिशिएंटली इन देयर प्रिफर्ड हैबिटेट्स, जहाँ वो रह रही है अगर उनको वहां पर खाना आसानी से मिल जाता है तो उनको वहीं पे रहने की आदत पड़ जाती है। अगर मान लो उस जगह पर रह रही थी, अगर एक पाइन वुड वाली जो चिड़िया अगर वो वहां रह रही थी उसको खाना नहीं मिल पाता तो फिर वो आगे जाके कोशिश भी करती कि अब मैं चलो ओक वुडलैंड का भी खाना ट्राई करूं, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, उसको वहीं सब कुछ मिल रहा था तो वो अच्छे से वहां एडेप्टिव होगी क्योंकि उसको अपने प्रेफर्ड हैबिटेट में सब कुछ मिल गया। तो ये वाला पॉइंट इन्होंने कहा। तो ये जो माइग्रेशन होता है एनिमल्स का, फ्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इज ड्यू टू हैबिटेट सिलेक्शन। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको रहना पसंद है कि हम यहीं पर रहें, हमें कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, लेकिन मान लो जिस एरिया में वो रहना पसंद कर रहे हैं वहाँ पर उनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा या उनको किसी तरह का खतरा है, उनको डेंजर है किसी चीज़ का, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाना और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना, तो इस चीज़ को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थी लिंडा पैट्रिज, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो तरह से जो फोरेजिंग होती है उसकी और हैबिटेट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है और जो उसकी खाने की हैबिट्स होती है, किस तरह वो खाना खाता है, उन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करी। तो उन्होंने उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट करा, सबसे पहले उन्होंने एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया, आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं खाने को छुपा रखा है, उस खाने के ऊपर एक छोटी सी लकड़ी और उन्होंने लगा दी जिससे कि वो खाना इस बर्ड को दिखाई ना दे, यानी कि उस खाने को कंसील कर दिया। कंसील का मतलब होता है छुपाना। दूसरी तरफ भी उन्होंने खाने को लगाया, लेकिन खाने को कुछ इस तरह से लटका दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंगिंग वे में खाना लटक रहा है। तो इन दो तरीके से उन्होंने खाने को बर्ड के लिए लटकाया और एक तरफ छुपा दिया। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, दीज और हाँ एक चीज़ और, यहाँ जो खाने छुपा हुआ था उसमें क्या होता है कि जो बर्ड रहती है उसको थोड़ा सा कुचड़ना होता है, जैसे कुरचना कहते हैं ना हम लोग, जो सरफेस होता है उसको थोड़ा सा रगड़ देंगे, थोड़ा सा उसको डिस्कार्ड करेंगे, जो अपर सरफेस होगी तो खाना दिखाई देगा। इस तरीके से उन्होंने खाने को वहां पर छुपाया था। तो ये लिंडा पैट्रिज का एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट वन कैन सी अ वाइल्ड ब्लू टिट्स। अब जो वाइल्ड ब्लू टिट्स होती है, यानी कि जंगली टाइप की ब्लू टिट्स वाली जो बर्ड्स होती हैं, उन वो लोग क्या करती हैं, वो हैंग बीनीथ अ ब्रॉड ओक लीफ। जो बड़ी जो ओक की लीफ होती है, बड़ी पत्ती जो होती है ओक लीफ की, या फिर उनके ऊपर लटक जाती है या फिर उनको रिप कर देती है, थोड़ा सा फाड़ देती है। एंड पुल एट अ क्लस्टर्स ऑफ डेड लीव्स फॉर हिडन इंसेक्ट्स, एग्स एंड कैटरपिलर्स। और उस पर से क्या खाती हैं, उस पर से छुपे हुए जो इंसेक्ट के एग्स हो सकते हैं, कैटरपिलर्स हो सकते हैं, उनको खा लेती है ढूंढकर, और लटक कर भी उस पर से खाना खा लेती है। ये तो हो गई किसकी बात, ब्लू टिट्स की। वो भी कौन सी ब्लू टिट्स, वाइल्ड यानी जंगली टाइप की। इन कॉन्ट्रास्ट और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो कोल्ड टिट्स होती है यानी दूसरी तरह की जो चिड़िया होती है, फोरेज, मैं इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ, फोरेज ऑन ओपन क्लस्टर्स ऑफ पाइन निडल्स एंड पाइन बार्क एंड देयरफॉर डू नॉट ऑफन एम्प्लॉय दीज टेक्निक्स। वो कैसी तरह की चिड़िया है, जो कोल्ड टिट है, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, तो लीफ के ऊपर जो खाना रखा होगा उसको वो खाएगी। उसमें से उसका ये काम नहीं कि ढूंढ कर खाना निकाल ले या फिर लटक कर खाना खा ले। वो सारी जो टेक्निक्स है वो सिर्फ ब्लू टिट वाली जो चिड़िया है उसी को आती है। कोल्ड टिट को ये सारी चीजें याद नहीं है कि वो इतने सारे अलग अलग तरीके से खाने को खा ले। सो एज एक्सपेक्टेड, अब होता क्या है, जैसे एक्सपेक्टेड था, तो होता ये कि जो हैंड रियर्ड रहती है, यानी कि घर की टाइप की थोड़ी डोमेस्टिकेटेड टाइप की जो
कहना चाहिए चिड़िया होती है अनट्रेन्ड, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली हो और वो भी कोल्ड टिट थी, वर सिग्निफिकेंटली स्लोअर एट एक्सट्रैक्टिंग फूड। वो थोड़ी स्लो थी खाने के अंदर और खाने को निकालने के अंदर। ड्यूरिंग दीज टेस्ट, इस टेस्ट के दौरान, देन वर द इक्वली एक्सपीरियंस्ड ब्लू टिट। साथ में जो ब्लू टिट थी वो इक्वली एक्सपीरियंस थी, लेकिन वो ज़्यादा फास्ट थी और बट ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा ही कहना चाहिए फास्ट होगी जो ब्लू वाली है, क्योंकि ब्लू वाली को ये सारी टेक्निक्स आती है। वहीं है जो कोल्ड टिट नाम की चिड़िया, उसको ये सारी चीज़ें नहीं आती। तो ये वाली चीज़ का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन हैबिटेट टाइप एंड फोरेजिंग सक्सेस का जो टेबल है वो देख लेते हैं। कंपैरिजन दिखाया गया है फोरेजिंग स्किल्स का, खाने की स्किल्स जो हो सकती है नेटिव हैंड रियर्ड कोल के अंदर और ब्लू टिट्स के अंदर। जो कोल टिट्स है और ब्लू टिट्स उनके बीच में हुआ था। कोल टिट्स जो होती हैं, जो ये वाली चिड़िया होती है, फोरेज ऑन ओपन क्लस्टर्स ऑफ पाइन निडल्स एंड पाइन बार्क। जो पाइन निडल्स होती हैं, पाइन निडल्स का मतलब है वो जो एक तरह से निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रीज का, तो पाइन ट्रीज होते हैं उनके ऊपर निडल्स पाई जाती है, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा। और जो बार्क होती है ना, जो पेड़ का ये जो हिस्सा होता है उसको बार्क कहा जाता है। तो बार्क पे और जो निडल पे खाना रहता है उसको डायरेक्टली वहां से खाना पसंद करती है कोल्ड टिट्स। और ब्लू टिट्स का तो हमने देखा वो ढूंढ कर खाने को खा लेती है और लटक कर खाने को खा लेती है। तो अनट्रेन्ड जो कोल्ड टिट्स थी वो स्लोअर थी एक्सट्रैक्टिंग फूड के अंदर, यानी खाने को निकालने में। इक्वली एक्सपीरियंस ब्लू टिट जो थी वो फास्टर थी, तो ब्लू टिट ज्यादा फास्टर थी एक्सट्रैक्ट करने में फूड को कोल्ड टिट से। तो ये दोनों की चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब क्या होता है यहाँ पर, ये इसका चार्ट है जो उन्होंने ऑब्जर्व करा था उसका है, यहाँ डायग्राम्स हम देख ही चुके हैं। सो मीन टाइम इन सेकंड्स को हम देखेंगे टू सिक्योर फूड। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले स्पीशीज है, पैक थ्रू कवर है, पुल ऑफ कवर है, हैंग अपसाइड डाउन है। तो सबसे पहले जो ब्लू टिट है उसको कितने सेकंड्स लगे पैक थ्रू कवर में? 14 सेकंड्स। पुल ऑफ कवर में उसको लगे 3.8 सेकंड्स और हैंग अपसाइड डाउन में यानी उल्टा लटक कर खाना खाने में उसको लगे 2.9 सेकंड्स। तो अगर कवर यानी कि अगर ऊपर से ये सिंपली लगा हुआ है, उसके ऊपर ही खाना रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नया डायग्राम बनाती हूँ। पैक थ्रू कवर का क्या मतलब है? अगर टेबल के ऊपर ही खाना रखा है तो डायरेक्टली उसको दिख गया, उसको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, तो ऊपर से खाना खाना था। उसमें ब्लू टिट 14 सेकंड में खा लेती, क्योंकि कुछ कुचलना नहीं है, खुरदना नहीं है, डायरेक्टली ऊपर से खाना है। पुल ऑफ कवर यानी कि इस टेबल में खाना तो है लेकिन थोड़ा सा छुपा हुआ है, ऊपर और लकड़ी है, उसको पहले क्लियर करना है यहाँ से, फिर खाना मिलेगा, उसको पुल ऑफ कवर कहते हैं। और दूसरा होता है हैंग अपसाइड डाउन यानी उल्टा लटक कर खाना। तो हमने इनका टाइम देखा, इसने 14 सेकंड्स, 3.8 सेकंड्स और 2.9 सेकंड्स में ये सारा काम करा। कोल्ड टिट ने इसको जब डायरेक्टली भी खाना था तो उसमें 22 सेकंड्स लिए, फिर उसके बाद जब यहाँ से खाना ढूंढ कर खाना था तो उसमें 5.0 सेकंड्स लिए, और जब उल्टा लटक कर खाना था तो उसको 6.1 सेकंड्स लग गए। उसमें तो उसको कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, वो बिल्कुल ये वाला काम नहीं कर पाई। तो ये उन दोनों चिड़ियाओं के बीच में टाइम्स को हमने देखा, एक एक्सपेरिमेंट को हमने देखा जो कि इन साइंटिस्ट ने किया था। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है हनी बी का। हनी बी जो होती है वो एक्टिवली चूज कर लेती है एक सूटेबल हैबिटेट को, जो उसके लिए सही जगह होती है, घर होता है, वो वहां पर रहना पसंद करती है, उसको ढूंढ भी लेती है। जो स्प्रिंग सीजन आता है तो हनी बी की जो कॉलोनी होती है दैट हैज ग्रोन सफिशिएंटली लार्ज विल स्प्लिट इन 2। अगर मान लीजिए जो हनी बी की कॉलोनी, इस तरह से कॉलोनी दिखाई देती है हनी बी की, यहाँ डायग्राम थोड़ा सा रफ टाइप का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से कॉलोनी होती है। मान लीजिए कॉलोनी बहुत बड़ी हो गई है, स्प्रिंग का टाइम आ गया, तो ये जो कॉलोनी है वो 2 भागों में टूट जाएगी, यानी कि स्प्लिट हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो एक जो ग्रुप रहता है, 2 ग्रुप बन गए अब कॉलोनी के, तो एक जो ग्रुप होता है उसके अंदर ओल्ड क्वीन रहती है, पुरानी वाली जो रानी रहती है हनी बीज की, वो रहती है, और आधे वर्कर्स वहां पर रहते हैं। फोर्स फ्लाइंग ऑफ इन अ स्वॉर्म लिविंग द ओल्ड हाइव। और फिर उनको भी ये यहाँ पर से फोर्स किया जाता है कि वो यहाँ से एक नया स्वॉर्म बना ले, एक नया ग्रुप बना ले, और ये पुराने हाइव को छोड़ दे, उनको ऐसा फोर्स किया जाता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी वर्कर्स होते हैं जो कि ओल्ड हाइव विच रिमेन इन द ओल्ड हाइव में रह गए थे, वो भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर है अ डॉटर विल बिकम अ न्यू क्वीन, और यहाँ पर एक नई रानी को बना दिया जाता है, तो यहाँ एक न्यू क्वीन आ जाती है। क्वीन के लिए हम लोग ऐसा ताज टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर ओल्ड क्वीन रहती है, तो कुछ इस तरह से हमने ताज का स्ट्रक्चर बनाया। तो ओल्ड क्वीन न्यू क्वीन इनमें बढ़ जाती है, और उसके बाद ओल्ड हाइव रहता है, लेकिन वो फिर उसके बाद क्या होता है, डिपार्टिंग स्वॉर्म सेटल्स टेम्परली इन द ट्री। जो पुराना वाला हाइव था अगर उसको देखा जाए तो उसमें थोड़े टाइम पर जो स्वॉर्म था, इनका जो ग्रुप रहता है हनी बी का, उसको स्वॉर्म कहते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए किसी भी ट्री के ऊपर टेम्पररीली रहते हैं ये। वेयर द वर्कर्स हैंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री इन अ मास एंड अराउंड देयर क्वीन, जिसमें जितने भी वर्कर्स रहते हैं वो लटक जाते हैं, हैंग करते हैं, अपनी क्वीन के आसपास मास बना के, ग्रुप बना कर रहते हैं। ओवर द
few days, scout workers fly out from the swarm in search of a suitable site to make chambers in the ground. थोड़े टाइम बाद यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, और वो भी कौन से वर्कर्स, स्काउट वर्कर्स. स्काउट वर्कर्स यानी कि जिनको थोड़ा ज़्यादा बाहर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो बाहर की चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, जिनको प्रेडेटर आसानी से नहीं पकड़ सकते, उनको स्काउट वर्कर्स कहते हैं. एक होते हैं थोड़े घरेलू टाइप के वर्कर्स, जो उनके वहीं पर रह के सफाई का काम करना, बेबीज को संभालना, उनको खाना खिलाना, ये सारे काम करते हैं. और कुछ वर्कर्स जो होते हैं हनी बी के, बाहर का काम देखते हैं, तो वो स्काउट वर्कर्स होते हैं. तो स्काउट वर्कर्स बाहर जाते हैं और क्या करते हैं, एक अच्छी सी साइट ढूंढते हैं जहाँ नया घर बनाना है, और वहाँ पर वो चैम्बर्स बना लेते हैं ग्राउंड के अंदर. अब उसके बाद क्या होता है, इन क्लिफ कहाँ कहाँ बना सकते हैं, या तो ग्राउंड के अंदर, क्लिफ के अंदर यानी एक थोड़ा सा जो खाई टाइप का इलाका होता है, हॉलो ट्रीज, जिन ट्रीज के अंदर कुछ नहीं होता. आपने देखा होगा टीवीज में दिखाते कि ट्रीज में कभी कभी ऐसे छेद होता है, उस छेद के अंदर जो भालू होते हैं, जिनको हम बियर कहते हैं, वो हाथ डाल के वहां से शहद पीते हैं. क्यों शहद पीते हैं, क्योंकि इन जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर बी का हाइव होता है. अब क्या होता है, ओनली सुटेबल साइट इज सिलेक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइव. अगर सुटेबल साइट नहीं मिलेगी तो वहां पर इनका हाइव यानी उनकी रहने की जगह नहीं बन पाएगी. लिंडॉन नाम के जो साइंटिस्ट थे, 1961 की बात थी, स्टडीड द सिलेक्शन ऑफ न्यू हाइव साइट्स बाय स्वार्मिंग बीज. उन्होंने ये चीज स्टडी करी थी कि किस तरह से एक हनी बी नई हाइव को अपने लिए बनाती है, स्वार्मिंग बीज जो होती हैं. उसके बाद उन्होंने अब इन्होंने क्या डिस्कवर करा, ही डिस्कवर्ड दैट स्काउट बीज कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ पॉसिबल साइट्स बाय सेम डांसेस दैट आर यूज्ड टू अनाउंस फूड, एक्सेप्ट दैट दे लास्ट मच लॉन्गर. अब क्या हुआ, उन्होंने ये डिस्कवर करा कि ये जो स्काउट बीज थी, बाहर काम करने वाली जो वर्कर बीज थी, जब उनको एक अच्छी लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर घर बनाना अच्छा है, तो वो क्या करती है, कम्युनिकेशन शो करती है, और दूसरी बीज को शो करती है कि हाँ हमें एक अच्छा एरिया मिल गया जहाँ पर हम नया घर बना सकते हैं. तो कैसे कम्युनिकेट करती है, डांस कर कर. जो बीज है वो वहाँ पर डांस करती है, और सेम ऐसे ही डांस करती है जब वो अगर किसी को बता रही होती है कि हमें यहाँ खाना मिल गया, यहाँ खाना आकर खा लो. तो एक डांस होता है कि घर बन गया उसकी खुशी, या घर यहाँ बनाना उसकी खुशी का. दूसरा डांस होता है कि यहाँ पर हमें खाना मिल जाएगा उसका. तो इन दोनों डांस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक डांस थोड़ा लंबा रहता है, लॉन्गर रहता है, और कभी कभी सेवरल डेज तक का भी हो सकता है, और दूसरा डांस वहीं पर थोड़ा छोटा होता है. और इटालियन बीज जो होती है प्रेफर टू मेक स्मॉलर कैविटीज एंड साइट्स क्लोजर टू डॉटर्स कॉलोनी देन डू नॉर्दर्न बीज. और यहाँ पर एक और चीज है कि जो इटालियन बीज होती है वो स्मॉलर कैविटीज जो होती है वहां पर अपना घर बनाना पसंद करती है, और डॉटर्स कॉलोनी के पास बनाना पसंद करती है, बजाय कि जो नॉर्दर्न बीज होती है उनके. तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट की बात देखी. अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए ये थोड़ा सा टेक्स्ट है हमारे पास हैंड रिटन, उसको देख लेते हैं. सो टू लिव इन अ हैबिटेट, अगर हमें किसी हैबिटेट में रहना है या फिर किसी एनिमल को रहना है, तो उस एनिमल में मस्ट फर्स्ट हैव एक्सेस टू दी हैबिटेट. उसको पूरा रास्ता होना चाहिए उसके पास कि वो उस हैबिटेट तक जा सके, वहां से आ सके, वहां से अगर कहीं जाना है, कुछ चीज लेकर आना है, तो वापस उस जगह पर पहुंच जाए. ऐसा हैबिटेट होना चाहिए, ना कि पूरा खतरों से भरा होना चाहिए. सो वंस द एनिमल हैज एक्सेस टू दी हैबिटेट, जैसे ही एक एनिमल को पूरी तरह से एक्सेस मिल जाती है कि वो अब उसका हैबिटेट है और उसी का रहेगा, दूसरा कोई एनिमल आकर उस पर अपना डेरा नहीं जमा लेगा, तो ये वाली जो चीजें होती है उसको पूरी एक्सेस मिलना जरूरी होती है. और जब उसको मिल जाती है, इट मस्ट बी एबल टू टॉलरेट द कंडीशन ऑफ द हैबिटेट. तो अब उस एनिमल को ऐसा हो जाना चाहिए कि वो सारी जो कंडीशंस है उस हैबिटेट के आसपास उसको टॉलरेट कर सके. यानी कि भले ही वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ी अगर उसको ऐसा लगता है कि कंडीशन बुरी है, तो भी अगर उसको टॉलरेट करना आना चाहिए. क्योंकि अब उसको हमेशा अगर वहीं रहना है, तो उस जगह पर अगर उसे रहना है तो उसको सीखना होगा उस जगह पर रहना. तो उसको कहते हैं टॉलरेट करना कंडीशन को. तो अब उस हैबिटेट की कंडीशंस को टॉलरेट करना, एंड फाइंड द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट. और ऐसी चीजों को ढूंढ के लाना जिससे कि अगर मान लीजिए उस हैबिटेट में अगर बाद में जाके कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो उसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, वहां पर खाने की कभी कमी ना हो, वहाँ पे कुछ ऐसे अजीब से इन्वायरमेंट ना हो, गर्मी ज़्यादा ना हो, ठंड ज़्यादा ना हो, जैसी कंडीशन उसको पसंद है वो वहाँ पर हो. तो ये वाली चीज़ें होना ज़रूरी किसी भी हैबिटेट के बनने में. एनिमल मस्ट बी एबल टू टॉलरेट एट लीस्ट 2 काइंड्स ऑफ फैक्टर्स. हर एनिमल को 2 फैक्टर्स कम से कम टॉलरेट करने वाला बनना चाहिए. पहला, दीज फैक्टर्स आर एबायोटिक फैक्टर्स. पहले फैक्टर्स कौन से होते हैं, एबायोटिक, जिनमें लाइफ नहीं होती. सो टॉलरेट करने के लिए, टॉलरेट अच्छे से हो जाए उसके लिए एबायोटिक फैक्टर्स होना जरूरी है. टॉलरेट का मतलब आप समझ गए होंगे, सहन करना. ठीक है, तो अब वो जो फैक्टर्स हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, और दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक यानी जिनमें लाइफ नहीं होती, और बायोटिक जिनमें लाइफ होती है. अब एबायोटिक फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि नॉन बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गर्मी है, ठंड है, ह्यूमिडिटी यानी कि उमस कैसी है, पानी का मॉइस्चर लेवल कैसा है, सेलिनिटी, नमक की जो क्वांटिटी हो सकती है वो कैसी है,
पीएच वहाँ पर कैसा है, टू नेम अ फ्यू। तो ये सारी चीज़ हो सकती है। अब जो बायोटिक फैक्टर्स है वो कैसे हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं जैसे कि कंपटीशन के, किसी भी फूड रिसोर्स के पीछे और भी दूसरे एनिमल भी होंगे जो वो भी खाना पसंद करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म भी खाना पसंद करेगा, तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो वहाँ पर, प्रिडेशन कम हो यानी कि इस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ना आकर खा ले, और बीमारियां वहाँ पर कम हो, डिजीज जिसको कह सकते हैं। तो ये वाले सारे फैक्टर्स वहाँ पर थोड़े कम हो, ऐसा हैबिटेट हो जिसमें अगर मान लीजिए ये फैक्टर्स हैं भी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको टॉलरेट कर सके, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होना ज़रूरी है। सो एनिमल्स लिव इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हर एनिमल को अगर देखा जाए तो वो एक तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीता है, यानी कि वहाँ पर हर टाइम पर एक कॉम्पिटिशन बना रहता है कि किसी तरह से वो अपनी लाइफ की क्वेस्ट को पूरी कर ले। कभी कभी क्या होता है, टू स्पीशीज और मोर अकर्स इन अ सिंगल हैबिटेट। कभी दो स्पीशीज या फिर उससे भी ज्यादा स्पीशीज एक सिंगल रहने की जगह पर रह सकती हैं मिलजुल कर भी, इन विच दे स्ट्राइव फॉर सर्वाइवल। कभी कभी वो मिलजुल कर रह लेती है, कभी मिलजुल कर नहीं रह रही है, तो वो दोनों अपने अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए स्ट्राइव करती है, जीने की कोशिश करती है। शेल्टर के लिए भी उनके अंदर कभी लड़ाई हो सकती है, फूड के लिए हो सकती है, कॉम्पिटिशन उनमें हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकती है, मेट्स के लिए हो सकती है जिनके साथ वो मेटिंग करेंगे। सो ये सारी चीजें वहां पर होती है। देयर में भी कंसिडर एबल कंपटीशन, तो वहां पर एक अच्छा सा कंपटीशन हम कंसिडर कर सकते हैं। प्रिडेशन वहां पर रह सकता है, डिजीज हो सकती है, एलिलोपैथिक एजेंट्स हो सकते हैं इन द एग्जिस्टिंग हैबिटेट, ये सारी चीजें वहां पर हो सकती है। अब हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स और ऑफ ऑन हैबिटेट सिलेक्शन। इफेक्ट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑन हैबिटेट सिलेक्शन, अलग अलग फैक्टर्स के हम इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स लाइक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर होता है, फिजिको केमिकल फैक्टर्स आ सकते हैं उसमें, जेनेटिक्स आ सकती है, फाइलोजेनी आ सकती है, एटसेट्रा, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैबिटेट सिलेक्शन। वो सारे जो ये तीनों चीजें होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब यहाँ पर बात आती है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर का इफेक्ट देखते हैं। तो डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न, जितने भी अलग अलग तरह के बिहेवियर पैटर्न होते हैं ऑर्गेनिज्म के, मेक देम टू सिलेक्ट अ डेफिनेट हैबिटेट। उसी डिफरेंट पैटर्न की वजह से वो अलग अलग तरह का हैबिटेट पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फिशेस को पानी पसंद होता है तो वह एक्वेटिक हैबिटेट पसंद करती है। हम ह्यूमंस की बात करें तो एक तरह से हम रहना तो लैंड पे ही पसंद करते हैं, पूरे टाइम तो हम वाटर में नहीं रहेंगे। तो हम लोग जिस तरह का हमारा बिहेवियर पैटर्न है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को ज्यादा पसंद करता है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें वो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को यानी कि लैंड को ज्यादा पसंद करते हैं। एम्फीबियंस की बात करें तो उनको वाटर और जो लैंड होता है वो इक्वली करीब करीब पसंद होता है। तो डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न की वजह से डिफरेंट तरह के हैबिटेट हमें पसंद होते हैं और हम उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। A species finalizes the suitable habitat after vigorous interaction amongst other organism। जो एक स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो वो फाइनली कैसे फाइनलाइज कैसे करेगी कि हाँ ये हैबिटेट उसके लिए सुटेबल है, क्योंकि वो पूरी तरह से वहाँ पर विग्रस इंटरेक्शन करती है, हर चीज़ को वहाँ पर चेक करता है। कोई भी स्पीशीज होगा अगर वो किसी नई जगह पर रहने जा रहा है तो वो पहले ये चेक करेगा कि वहाँ पर उसके हिसाब के फैक्टर्स है या नहीं, वो जैसा चीज़ पसंद करता है वो उसको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारा भी एग्जाम्पल लें तो हम ऐसे एरिया में जाना पसंद करेंगे, रहना पसंद करेंगे जहाँ पर अच्छे से फूड मिले, जहाँ पर हमें अच्छे से कहना चाहिए सारे रिसोर्सेज मिले, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो और जिस तरह के टेम्परेचर हमें पसंद है वहाँ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो। तो ये सारी चीज़ों को वो चेक करता है ऑर्गेनिज्म या कोई स्पीशीज, और उसके बाद अपने सूटेबल हैबिटेट को चूज करती है। प्रे स्पीशीज, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो प्रे स्पीशीज का मतलब होता है प्रेडेटर्स आर कॉन्फाइंड या फिर कन्फाइंड टू द हैबिटेट वेयर देयर प्रे पॉपुलेशन इज अवेलेबल इन अबंडेंस। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीडेटर है, प्रीडेटर यानी शिकारी, और प्रे का मतलब होता है यानी कि शिकार। तो इस वर्ड को याद करें, प्रीडेटर यानी कि शिकारी, प्रे का मतलब शिकार। तो प्रीडेटर्स ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां उसको बहुत सारा प्रे मिले, यानी कि उसकी पूरी लाइफ में उसको कभी कमी ना पड़े और उसके जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो वहां पर पूरी हो जाए। तो जहाँ पर अबंडेंस होगी यानी बहुत ज्यादा प्रे होगा वहां पर प्रेडेटर्स रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, प्रेडेटरी बर्ड्स, जो प्रेडेटरी बर्ड्स होती हैं आर सीन नियर द इंसेक्ट पॉपुलेशन, जहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। इंसेक्ट्स को कौन खाता है, बर्ड्स खाती हैं। तो जहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं वहाँ पर ये बर्ड्स रहना पसंद करती हैं, यानी शिकारी बर्ड्स रहना पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल जो किंग फिशर होती है वो कहाँ रहना पसंद करती है, वो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स इनके करीब रहना पसंद करता है। किंग फिशर एक तरह का बर्ड होता है और ये किंग फिशर जो बर्ड होता है इसको क्या पसंद होता है, इसको मछलियाँ खाना पसंद होता है। तो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर फिशेस बहुत सारी मिले, यानी कि प्रे बहुत सारा है तो वहाँ पर किंग फिशर आ जाएगा और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पर पूरी करेगा। तो ये तो हो गया प्रे स्पीशीज।
दूसरा हमारे पास है कंपटीशन, जैसे कि मैनी स्पीशीज हैविंग सिमिलर निश आर कॉम्पिटिटर्स। अगर बहुत सारी स्पीशीज, अगर हम देखें बहुत सारी स्पीशीज है और उन सब में सिमिलर निश है, यानी उनकी जो रहने की जो कहना चाहिए उनकी आदतें, जिस तरह का वो पसंद करती हैं, वो सब में सेम है। मान लीजिए बहुत सारी स्पीशीज है, सबकी आदतें सेम है, तो वो एक तरह से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, क्योंकि उन सभी को एक ही चीज खाना है, एक ही जगह पर रहना है, एक ही तरह की कंडीशंस पसंद है, तो लड़ाई होगी उनमें, तो वो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास की एग्जाम्पल ले ले, तो क्लास में एक फर्स्ट रैंक होती है, उस फर्स्ट रैंक को लाने के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स, अगर सभी सारे बच्चे अच्छा पढ़ते हो, सभी बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, और सभी में इच्छा भी हो कि वो वही फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, तो एक तरह से क्या होगा, सभी बच्चे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे, तो इसको कॉम्पिटिशन कहा जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, दे अवॉइड द कॉम्पिटिशन बाय शोइंग द हैबिटेट। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कैसे अवॉइड करते हैं, वो बोलते हैं कि काम करो, ये वाले हैबिटेट को भी देखो, ये शायद तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम वहां रहने चले जाओ, ये वाले हैबिटेट में हमें रहने दो। इस तरह से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका यहाँ पर रास्ता क्लियर रहे और वो यहाँ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, रिसोर्सेस है, उनको यूज कर सके। तो ये चीजें यहाँ पर होती है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जो ट्री पिपेट होता है prefers the dense trees, whereas meadow pipit lives in the bushes of grassy area। तो जो ट्री पिपिट होता है वो क्या पसंद करता है, वो डेंस ट्रीज में रहना पसंद करता है। वहीं जो मीडो वाला पिपिट होता है वो कहाँ रहना पसंद करता है, बुशेस जो होती है जो ग्रासी एरियाज की, वहां पर रहना पसंद करता है। अब हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, यानी फिजिको केमिकल फैक्टर्स। तो फिजिको केमिकल फैक्टर्स में ऑर्गेनिज्म आर वेरी सेंसिटिव टू द फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, प्रीडोमिनेटली द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सेंसिटिव होते हैं हर तरह के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को लेकर, और उसमें से भी टेम्परेचर जो होता है कि किस तरह का टेम्परेचर है, तापमान कैसा है, और मॉइस्चर कैसा है, उस पर ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं। फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, पीएच, ह्यूमिडिटी, सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, फायर, ऑक्सीजन, सॉइल फर्टिलिटी, सॉल्ट एक्सेट्रा। इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और दूसरा होता है मॉइस्चर। एंड ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं विल डिसाइड द स्पीशीज टू बी लिविंग इन अ हैबिटेट। यही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्पीशीज उस हैबिटेट में रह सके। जो कॉम्पिटेबल स्पीशीज होती है, यानी कि रहने लायक स्पीशीज होती है, जो एक दूसरे वहां पर मतलब उनके लिए सर्वाइव करना पॉसिबल होता है, उसे कॉम्पिटेबल कहते हैं। टू द एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को जो स्पीशीज अच्छे से सहन कर लेगी, विल सर्वाइव इन अ हैबिटेट, वो हैबिटेट में रह सकती है। और एनिमल सिलेक्ट द हैबिटेट ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस, और हर एनिमल अपना हैबिटेट उसी बेसिस पे चूज करता है कि उसके अंदर उसका टॉलरेंस है कि नहीं, क्या वो उसको सहन कर सकता है कि नहीं, तो उसके ऊपर रहता है। एग्जाम्पल, जो वुडल्स होते हैं यहाँ पर ऑफ डेको सिलेक्ट फॉरेस्ट रादर देन क्रॉप फील्ड। जो ये सारे होते हैं, वुडलैंड लिखा है यहाँ पर, तो ये वाले जो होते हैं वुड जो पैकर होता है उनकी बात हो रही खास तौर पे, तो वो फॉरेस्ट को पसंद करते बजाय कि क्रॉप फील्ड्स को, क्योंकि क्रॉप फील्ड्स में तो बड़े बड़े पेड़ नहीं देते जिस पर वो वुड पैकर अपनी आपने देखा होगा एक तरह से पैकिंग शो करता है, वो नहीं कर सकता, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट द हाई टेम्परेचर इन फील्ड। हाई टेम्परेचर फील्ड में होता है और वो वहां पर रह नहीं सकते, इसी वजह से वुडलैंड जो होते हैं वो उधर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जेनेटिक रिलेशनशिप का। तो हैबिटेट सिलेक्शन का लास्ट टॉपिक है जेनेटिक रिलेशनशिप। लिविंग बीइंग हैव इवॉल्व्ड विद द अवेलेबल एनवायरनमेंट। जो लिविंग बीइंग है, अलग अलग तरह के रहने वाले ऑर्गेनिज्म से, जीवित ऑर्गेनिज्म, वो कैसे इवॉल्व हुए, एक अवेलेबल एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुए हैं। दस उनके अंदर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते हैं। समटाइम्स उनमें डिफरेंट स्पीशीज रहती है, ऑल्दो हैविंग कैपेसिटी टू लिव इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट। कभी कभी एक ही स्पीशीज में इतनी सारी वेराइटीज आती है क्योंकि पीछे जाके सबके पूर्वज मिल रहे हैं, तो एक ही स्पीशीज के अंदर कैपेबिलिटी होती है वो वहां पर भी रह ले, पानी में भी रह सकती है, हवा में भी रह सकती है, ऐसा भी हो सकता है। सो दे आर टिपिकली कन्फाइंड टू वन ऑफ अदर्स दोज। यहाँ ऐसा हो सकता है या फिर वो किसी एक ही जगह पर रहना पसंद करे, हो सकता है वो बहुत सारी जगह पर रहना पसंद करे, या फिर वो एक जगह रहना पसंद करे। जैसे कि जो कोल्ड टिट होते हैं, सिलेक्ट ओनली पाइन। जो कोल्ड टिट नाम की बर्ड्स होती है वो सिर्फ क्या पसंद करती है, पाइन ट्रीज को पसंद करती है। वहीं जो ब्लू टिट्स होती है वो ओक ट्रीज को पसंद करती है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है जेनेटिक रिलेशनशिप्स के अंदर। तो हैबिट सिलेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑप्टिमल फोरेजिंग थ्योरी के ऊपर, जिसको फूड सिलेक्शन भी कहा जाता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।